हेलो यू ऑल, वेलकम टू मेरा क्लासेस। आई एम शिवा मिश्रा, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी 26 थिंकर्स की क्लास चल रही है यूनिट 1 की। स्टार्टिंग की जो 3 थिंकर्स है उनकी क्लासेस हो चुकी हैं, क्लासिकल थिंकर्स की। आज हमारे जो नेक्स्ट थिंकर सोशियोलॉजिस्ट है, थिंकर है मेलिनोस्की, उनकी क्लास है। सबसे पहले उनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। उनका जो लाइफ पीरियड था 1884 से 1942 तक था। पोलैंड में इनका बर्थ हुआ था। ये एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। इनको फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ फंक्शनल स्कूल ऑफ कल्चर, प्योर फंक्शनलिस्ट है, साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म पे फोकस किया था, बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म पे फोकस किया था। ये सब जो फादर बोलते हैं, इन सब को हम आगे जो हम थ्योरीज पढ़ेंगे उनकी डिटेल में समझेंगे कि क्यों इनको फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, क्यों प्योर फंक्शनलिस्ट बोला जाता है, ये सब चीजें। नेक्स्ट, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फिर एथनोग्राफी जिसको बोलते हैं, ये फॉलो किया था उन्होंने। मतलब हमें जो भी सोसाइटी या फिर जिस भी ग्रुप का स्टडी करना है, जिस ग्रुप के बारे में हमको समझना है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, हम वहाँ पे जाके उनके साथ रह के पार्टिसिपेट करके समझते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम अपनी थ्योरीज लिखते हैं, जिसको बोलते हैं पार्ट एथनोग्राफी। हम किसी भी एक सोसाइटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी भी एक ट्राइब ग्रुप जो है उसकी हम सोसाइटी में जाके रहेंगे, देखेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें डेली लाइफ में क्या क्या करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या मतलब क्या उनका कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या फेस्टिवल्स होते हैं उनके। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ऑफ फंक्शनलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन के साथ मिलके ब्रिटिश स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फाउंड की थी। ये फ्रेजर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। फ्रेजर की जो बुक है गोल्डन बो, रिलीजन एंड मैजिकल प्रैक्टिसेस, इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और उन्होंने भी मैजिक, साइंस, रिलीजन इन पे थ्योरीज दी हैं। उसके बाद इन्होंने बोला था कि ये इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो रेडक्लिफ ब्राउन है, इनके अपोजिट बोलते हैं कि इंडिविजुअल्स तो आते जाते हैं लेकिन स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है, इसलिए ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बोलते हैं रेडक्लिफ ब्राउन को, और जो मेलिनोस्की उनको हम फंक्शनलिस्ट बोलते हैं। तो अब उनकी जो थ्योरीज है मेन, उन्होंने जो भी उनका वर्क है, जो भी उन्होंने काम किया, थ्योरीज दी है, उनका जो सेंट्रल पॉइंट है, सबसे ज़रूरी चीज़ उन्होंने, उनकी जो बेसिस है हर चीज का, वो क्या है? कल्चर। कल्चर पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था। उन्होंने बोला था कि जो हमारा कल्चर है उसके जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब फैमिली, मैरिज और भी जो एलिमेंट्स है हमारे कल्चर में, सोसाइटी में, वो साथ में मिलके काम करते हैं और उससे ही हमारी जो सोसाइटी है उसकी फंक्शनिंग सही होती है। और वो जो साथ में मिलके काम करते हैं कल्चर के सारे इंस्टीट्यूशन, उससे जो हमारे जो ह्यूमन बींग है, इंडिविजुअल्स है, उनकी जितनी भी ज़रूरतें, जितनी भी नीड्स हैं, वो पूरी फुलफिल होती हैं, पूरी पूरी होती हैं। ठीक है, इसलिए उनको प्योर फंक्शनलिस्ट भी बोला गया है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी के जितने भी कल्चर में जितने भी एलिमेंट्स है वो आपस में रिलेटेड है, आपस में मिलके काम करते हैं। उसके बाद उनको हम साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल फंक्शनलिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी इंसान हैं, उनकी कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं। बेसिक मतलब जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग की जो ज़रूरतें होती हैं, जो पूरी होती है, जिसके बाद वो ज़िंदा रहते हैं। अगर वो पूरी नहीं हुई ज़रूरतें, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हुई, तो जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला था कि जो हमारा कल्चर है वो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी फुलफिल करता है, इसीलिए उनको साइकोलॉजिकल फंक्शनलिज्म बोला था, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल या फिर जो ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजिकल नीड्स है उस पर फोकस किया था। उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो हमारे जो ह्यूमन बींग्स है, इंडिविजुअल्स है, उनकी जो बायोलॉजिकल जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो इंसान है उन्होंने कल्चर बनाया है। मतलब हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हमारी कल्चर में कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या फिर एलिमेंट दिखेगा जो हमारी नीड्स फुलफिल करेगा। तो इसीलिए उन्होंने बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म भी का भी कॉन्सेप्ट, या फिर उनको बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब उनके फंक्शनलिज्म को बायो कल्चरल फंक्शनलिज्म भी बोलते हैं। कल्चर हैज बीन द इंस्ट्रूमेंट दैट सेटिस्फाइज
the biological needs of human beings. It is a need serving and need fulfilling system. Because of this role of culture is satisfying biological needs that Malinowski functionalism is also known as biocultural functionalism. मतलब जो culture है हमारा वो हमारी जो ह्यूमंस की बायोलॉजिकल नीड्स है उनको फुलफिल करता है, इसलिए उसको बायोकल्चरल फंक्शनलिज्म बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने नीड थ्योरी ऑफ कल्चर दी थी, जो मैंने अभी समझाया उसको उन्होंने एक पूरा 3 टाइप की नीड्स पे करके उन्होंने नीड थ्योरी बताई थी। उनके हिसाब से जो ह्यूमन बीइंग्स है, इंडिविजुअल्स है, उनकी 3 टाइप की नीड्स होती हैं। सबसे पहले होता है बेसिक नीड्स, फिर आती है डिराइव्ड नीड्स, फिर आती है इंटीग्रेटिव नीड्स। जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं वो ऐसी जो बायोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल इससे पहले जो हमने पढ़ा, वो ऐसी नीड्स होती हैं जिनके बिना हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डिराइव्ड नीड्स। जो अब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो हमको जो बाकी की जो हमारी सोसाइटी में जो नीड्स हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, ठीक है, पैसे की ज़रूरतें, हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके बाद ध्यान देने के लिए रूल्स होने चाहिए, ठीक है? तो ये हमारी डिराइव्ड नीड्स होती है। उसके बाद हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये सब चीज़ें हम तब रहेंगी जब हमारी सोसाइटी में एक कल्चर रहेगा, एक सॉलिडेरिटी रहेगी। तो इसके लिए हम इंटीग्रेट करें ताकि हमारी जो पूरे ह्यूमन बीइंग्स हैं अच्छे से इंटीग्रेटेड रहे। उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेटिव नीड्स हैं, जैसे कि रिलीजन, आर्ट, कल्चर, मैजिक। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इंटीग्रिटी आती है। तो पहली नीड क्या है? बेसिक नीड, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की हमारी ज़रूरतें होती हैं। फिर आती है डिराइव्ड नीड्स, उसके बाद आती है इंटीग्रेटिव नीड्स, ठीक है? उसके बाद हम अब एक-एक नीड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। By basic needs, he means that biological needs such as nutrition, reproduction, growth, health, मतलब जो भी हमारी खाने की ज़रूरतें होती हैं, रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरतें होती है, ग्रोथ, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ये सब चीज़ें क्या है? ये बेसिक नीड्स है। जो हमारे पहनने के लिए कपड़े होते हैं, ठीक है, घर रहने के लिए घर होता है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और जो इन्हीं नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे कल्चर में ऐसी चीजें बनी हैं जो हमारी ये नीड्स फुलफिल करेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन, हमारी जनरेशन आगे बढ़े, हमारे बाद भी लोग और आते रहें, इसलिए रिप्रोडक्शन की जो नीड्स है उसके लिए किनशिप बनाई गई है, फैमिली मैरिज बनाई गई है, ठीक है? उसके बाद हमारी सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन की नीड्स बनाई गई हैं, हमारे रहने के लिए घर बनाया गया है, ठीक है? तो खाने के लिए किचन है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी बेसिक नीड्स है और ये हमारे कल्चरल रिस्पॉन्स है हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा डिराइव्ड नीड्स, मतलब जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हमको कुछ और भी नीड्स होती हैं जो जो आएंगी तो हमारी सोसाइटी, हम लोग जो अच्छे से अपनी लाइफ जी पाएंगे, ठीक है? तो मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ही मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, वेल डिफाइंड अथॉरिटी। मतलब हमारी सोसाइटी में अगर कोई रेगुलेट करने वाला नहीं होगा, कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा, तो कोई भी कुछ भी करेगा। जैसे चोरी होती है, लोग किसी को मारते हैं, तो अगर कोई ये सब चीजें रेगुलेट करने वाला नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। तो बेसिक नीड्स के बाद हमारी डिराइव नीड्स होती हैं ताकि हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सके खुशी से। तो ये हैं डिराइव नीड्स, ठीक है? जैसे कि एजुकेशन है, पढ़ाई अच्छे से होगी तो लोगों की थिंकिंग अच्छी होगी, लोग अच्छा आगे जाके अपनी लाइफ में अच्छे से काम करेंगे, जिसकी वजह से उनके पास पैसे आएंगे और वो अच्छे से अपनी नीड्स पूरी कर पाएंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अथॉरिटी है, क्योंकि हमारा कोई अगर ध्यान रखने के लिए कोई हेड नहीं होगा तो हम सब लोग अपने मन का काम करेंगे, कोई किसी की बात सुनेगा ही नहीं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है इंटीग्रेटिव नीड्स। तो जो हमारी इंटीग्रेटिव नीड्स होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, हमारी सोसाइटी साथ में रहे, सब लोग साथ में मिलकर काम करे, सॉलिडेरिटी रहे, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा हमारी सोसाइटी में होगी तो हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं होगी। तो हमारी सोसाइटी में इंटीग्रिटी होना जरूरी है। उसके लिए हमारे रिलीजन है, आर्ट है, लैंग्वेज है, ठीक है? argues that people will adhere to requirements of their groups and institutions only if they become committed to the norms and standards of the guided behavior। उनके हिसाब से हमारी सोसाइटी में लोग जो हैं, हमारे आसपास के लोगों की जो ज़रूरतें, इंस्टीट्यूशन की ज़रूरतें हैं,
वो तभी पूरी करेंगे जब हमारे कुछ रूल्स और स्टैंडर्ड्स होंगे बिहेवियर के, मतलब जब हमें ये तय किया जाएगा कि सोसाइटी में एक इंसान को एक तरीके से ही बिहेव करना है, एक हर जगह का अलग अलग उनको बिहेव करना होता है, मतलब हर जगह सेम नहीं रह सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव नीड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने सिस्टम लेवल्स की बात की है। मतलब हम सोसाइटी को जो कल्चर है उसको डिफरेंट सिस्टम्स में बांटा है। सबसे पहले जो हमारा सबसे नीचे होता है वो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद आता है सोशल स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हमारा सिंबॉलिक। सबसे नीचे आता है हमारा बायोलॉजिकल, फिर आता है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, फिर आता है हमारे सिंबॉलिक। ये भी हमारी नीड्स थ्योरी के जैसे ही है हमारा। ठीक है, इसमें ये हायरार्की आपको याद रखना है कि सबसे जो नीचे आता है वो बायोलॉजिकल आता है, फिर स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद लास्ट में सिंबॉलिक अरेंजमेंट आता है। तो सिस्टम लेवल्स की बात की जाएगी तो किसने बात की है, थ्योरी दी है मेलिनोस्की ने, और इसकी हायरार्की याद करना है बायोलॉजिकल, स्ट्रक्चर, देन सिंबॉलिक। उसके बाद उन्होंने मेलिनोस्की ने बताया कि हमारी सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, लोगों के बीच में शादी होती है, वो इंस्टीट्यूशन है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो जरूरी होंगे। मतलब जैसे कि सबसे पहले पर्सनल, मैरिज हो रही है तो लोगों का रहना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कोऑपरेटिंग इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन टास्क। अगर शादी हो रही है तो उसमें लोगों का रहना जरूरी, क्योंकि लोगों की शादी होती है जो साथ में मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन में पर्सनल होना जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट आता है मटेरियल अपैरेटस। ठीक है, जो चीजें उस इंस्टीट्यूशन को वर्क करने में काम आएंगी, जैसे हमारी शादी में जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो भी चीजें हमारी होती हैं, जो भी सामान लगता है, उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल अपैरेटस। फिर होते हैं नॉर्म्स। अगर हमारी जो मैरिज है उसमें कुछ ना कुछ हमें नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो शादी के बाद भी हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एक तरीके से रहेंगे, ये काम करेंगे, ये नहीं करेंगे। उसके बाद एक्टिविटीज, कुछ हमको एक्टिविटीज करनी होती है, मतलब शादी के बाद हमारी कुछ काम होते हैं जो हमको करने ही होते हैं। उसके बाद चार्टर। चार्टर एक टाइप ऑफ नॉर्म्स ही है, ये लिखा हुआ नहीं है कहीं, लेकिन मतलब एक पर्पस होता है, जैसे शादी का एक पर्पस है, मतलब आपको अपनी मटेरियल लाइफ अच्छे से जीनी है, आपको रिप्रोड्यूस करना है, नेक्स्ट जनरेशन आपको लानी है। तो ये कुछ चार्टर है जो आपको, ये पर्पस है जो उस इंस्टीट्यूशन को होता है। और कुछ आपको फंक्शन प्ले करने होते हैं, मतलब साथ में फैमिली को रहना पड़ता है, कंफर्ट देना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ 6 एलिमेंट्स हैं, पर्सनल, मटेरियल अपैरेटस, नॉर्म्स, एक्टिविटीज, कैरेक्टर, चार्टर एंड फंक्शन। ये कुछ एलिमेंट्स है जो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा, एजुकेशन होगा, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक होगा, कुछ भी होगा, हर इंस्टीट्यूशन में ये 6 एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। मतलब ये 6 टाइप की चीजें उस इंस्टीट्यूशन को करनी ही पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने ये चीज आप टॉपिक बस याद कर लीजिए। उन्होंने बोला था कि कोई भी एथनोग्राफर होता है, एथनोग्राफर का मैंने मतलब समझाया, जो जिस भी सोसाइटी को स्टडी करता है उसके साथ, उन लोगों के साथ जाके रहता है, उसके बाद सामने से एक्सपीरियंस करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद समझता है कि अच्छा इस सोसाइटी का ये कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, ऐसे लोग बात करते हैं, ये लैंग्वेज है, ठीक है, इनके रिलेशन ऐसे रहते हैं, इनकी फैमिली ऐसी रहती है, उसको एथनोग्राफी बोलते हैं। जो ऐसी स्टडी करता है एथनोग्राफी, को एथनोग्राफर बोलते हैं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि एथनोग्राफर को क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। द मेथड ऑफ स्टेटिस्टिकल डॉक्यूमेंटेशन बाय कॉन्क्रीट एविडेंस, मतलब जो भी हमारा एथनोग्राफर होगा वो जो भी चीजें वहां पे ऑब्जर्व करेगा उनको उनको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में उनको लिखना पड़ेगा एविडेंस के साथ। मतलब ताकि वो वहां से स्टडी करके आए तो भूल ना जाए कि अच्छा मैंने ये चीजें देखी थी। तो उनको उसके लिए एक चार्ट मेंटली या फिर लिख के तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेंटली उनको सब चीज याद रखना पड़ेगा। उसके बाद उनको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। विद इन द स्केलेटल आउटलाइन फ्लैश एंड ब्लड हैज टू बी एडेड। मतलब हम
एक एक माइन्यूट डिटेल उनकी एवरीडे लाइफ की बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन बाय कॉन्क्रीट एविडेंस, मतलब हमको उनका एक चार्ट टाइप का बनाना है, उनकी जो भी चीजें हमने ऑब्जर्व की है, और एक एक चीज का एविडेंस लिखना है कि अच्छा ये था, इसका ये एग्जाम्पल था, हमने ये चीज देखा, ये एविडेंस है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमको एक एक माइन्यूट डिटेल, छोटी से छोटी चीज जो वो लोग कर रहे हैं, हमको उस चीज पे ध्यान देना है और उस चीज को लिखना है, ताकि हम उनकी स्टडी करें तो हम उनकी एक एक डिटेल पे ध्यान दे सके और बता सके कि हाँ, इनकी लाइफ ऐसी, वो लोग ऐसा खाना खाते हैं, वो ये खाना खाते हैं, वो लोग ये काम ऐसे करते हैं, उनका ये त्योहार है, वो इस त्योहार को ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दिवाली है, कोई हमारी सोसाइटी में आएगा तो देखेगा कि इनका एक त्योहार है दिवाली। उस दिवाली में वो लोग क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पूजा करते हैं। तो एक एक छोटी छोटी चीज हमको लिखनी है। ठीक है, और हमको एक डायरी मेंटेन करनी है। तो ये तीन पॉइंट है। ये तीन पॉइंट किसी भी एथनोग्राफर को याद रखने पड़ेंगे अपनी स्टडी करने से पहले। उनके उसके बाद इनका जो मोस्ट फेमस जो इनकी कॉन्सेप्ट है कुला रिंग एक्सचेंज का, वो इन्होंने अपनी बुक आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में दिया है। तो कुला रिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने किस बुक में बात की है, आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। उन्होंने जो ट्रोब्रियंट आइलैंड है, वेस्ट पैसिफिक आइलैंड है, वहां पे स्टडी की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि मेलिनोस्की की स्टडी कहाँ हुई थी, ट्रोब्रियंट आइलैंड, न्यू गिनिया, पैसिफिक आइलैंड्स में। ठीक है, उन्होंने बताया जो कुला रिंग है एक टाइप ऑफ एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली, एक टाइप ऑफ एक्सचेंज है। वहां के जो आइलैंड के लोग हैं, मतलब अलग अलग आइलैंड हो गए वहां पे, उनके बीच में ये एक टाइप ऑफ एक्सचेंज है जो साल में 2 बार मिलके करते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अ, एक सर्कुलर पैटर्न ऑफ एक्सचेंज है, जो वहाँ के रेसिडेंट्स है, जो वहाँ के लोग हैं उनके बीच में। ये एक सेरिमोनियल एक्सचेंज है, इसको याद रखना है, ये सेरिमोनियल एक्सचेंज है। मतलब लोग मिलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद जो चीजें हैं वो एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, कलरिंग। और दो टाइप के ऑर्नामेंट्स होते हैं, एक मवाली आगे हम पढ़ेंगे, और एक नेकलेस होता है, वो एक्सचेंज करते हैं एक एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे, और एक ही सर्कुलर पैटर्न होता है। ठीक है, और इस जो एक्सचेंज होता है, इसमें चीजों के अलावा लोग जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साथ में रहते हैं, बात करते हैं। इससे हमारी जो सोसाइटी की सॉलिडेरिटी है, लोग साथ में और ज्यादा साथ में रहते हैं, वो बढ़ती है। इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट जो है, लोगों के बीच में जो अनबन है वो दूर होती है। ठीक है, और लोग साथ में ज्यादा रहते हैं। ये सोशल रिलेशन और हायरार्कीज को मेंटेन करने के लिए होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है कुलरिंग की, ट्वाइस ईच ईयर, ये याद रखना है कि साल में 2 बार मिलते हैं लोग। ठीक है, लोग दूसरे आइलैंड जाते हैं, वहां पे गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ये सेरेमोनियल एक्सचेंज है, मतलब एक सेरेमनी टाइप की होती है, लोग मिलते हैं और फिर एक्सचेंज करते हैं। When they arrive, the travelers give gifts, barter and feasted by their host. ये लोग जब एक इंसान दूसरे इंसान की जगह जहाँ जाता है, के घर जाता है, तो वहां पे लोग उनको खाना देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, इन सब चीजों का भी एक्सचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद दो जो चीजें आपको याद रखनी, जो एक्सचेंज होती है, वो होता है एक आर्मलेट, जो हम अपनी बाजू में पहनते हैं, बाजूबंद बोलते हैं शायद जिसको, और एक होता है नेकलेस, जो हार। और जो आमलेट होता है, जो बाजूबंद होता है, वो व्हाइट शेल से, मतलब व्हाइट मोतियों से मिलके बनता है। और जो नेकलेस होता है वो रेड शेल से मिलके बनता है। जो आमलेट होता है बाजूबंद, उसको मवाली बोलते हैं, मवाली। और जो नेकलेस होता है उसको सुलावा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है क्या क्या चीजें एक्सचेंज होती है और उनको कौन से वैसे ये उनके मोती का कलर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप याद कर लीजिए, जो गले में पहनते हैं वो रेड कलर का होता है, बाजू में वाला व्हाइट कलर का होता है, और बाजू वाले को मोवाली बोलते हैं, और गले में जो पहनते हैं उसको सोलावा बोलते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा मोवाली है, जो आमलेट है, उसको जो हम एक्सचेंज करते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। और जो हमारा नेकलेस है उसको एक्सचेंज हम क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, Kula shells are carried from one island to another in a ring. ठीक है, the armlets in one direction and the necklace in another direction is a constant cycle of exchange. मतलब अगर हमारा जो नेकलेस है वो क्लॉकवाइज जाता है, मतलब जैसे हमारी क्लॉक में जो कांटे हैं वो जाते हैं ऐसा,
ऐसे घूमते हैं आइलैंड्स के बीच में, और जो हमारा आर्मलेट है वो उल्टा घूमता है, वो ऐसे घूमता है, और ये सर्कुलर पैटर्न होता है एक्सचेंज का। ठीक है, इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जो एक्सचेंज, जो भी चीजें एक्सचेंज होती हैं, इनकी कोई मोनेटरी वैल्यू नहीं है, मतलब इनको बेच के हम पैसा नहीं कमा सकते, कोई भी मोनेटरी वैल्यू नहीं है, बस ये डिस्प्ले ऑफ प्रेस्टीज है कि कितना हमारे पास पैसा है, कितना हम दिखाते हैं कि हम लोग कितने अमीर हैं, प्रेस्टीज के लिए, इज्जत के लिए एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसकी कोई मोनेटरी वैल्यू नहीं है, मतलब हम इसको बेच के पैसा नहीं कमा सकते। उसके बाद ये प्रेस्टीज के लिए किया जाता है। और आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, वंस इन कुला ऑलवेज इन कुला। अगर एक बार आप ये एक्सचेंज कर रहे हैं तो आप ये सर्कुलर पैटर्न है जो हमेशा चलता रहता है, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कल्चर के बारे में। नीड्स थ्योरी ऑफ कल्चर आपको याद रखनी है, नीड थ्योरी ऑफ कल्चर, नीड थ्योरी ऑफ कल्चर, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारी जो कुछ बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जिसको फुलफिल करने के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने कल्चर बनाया, और कल्चर में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उनको फुलफिल करने के लिए इंस्टीट्यूशन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुला एक्सचेंज बताया, उन्होंने सिस्टम लेवल्स की बात की। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है जो उन्होंने बोले थे, कल्चर एज अ टोटल वे ऑफ लाइफ, ये मैंने बता चुका है। कल्चर एज हैंडीवर्क, याद रखना है कि कल्चर हैंडीवर्क बोला उन्होंने। उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर किसने दी है? मेलिनोस्की ने। मैंने बताया जैसे कि उन्होंने फ्रेजर से इंस्पायर होकर मैजिक पे काम किया है, तो उन्होंने साइंस, मैजिक और रिलीजन को कनेक्ट किया है। उन्होंने साइंस को, जो मैजिक है उसको सेक्रेड बोला है, और जो साइंस है उसको प्रोफेन बोला है। हमने सेक्रेड और प्रोफेन जो है इमाइल डरखाइन की क्लास में पढ़ा है क्या होता है, तो वहां जाके आप देखिए। उसके बाद उन्होंने व्हाइट और ब्लैक मैजिक, सफेद और काले जादू के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है। उन्होंने बोला है जो रिलीजन है उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है, रिलीजन की वजह से हमारी सोसाइटी में लोगों के बीच में इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है। उन्होंने उन्होंने बताया कि कल्चर किन किन चीजों को मिला के बनता है, तो कल्चर इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेस, आइडियाज, हैबिट्स, वैल्यूज, इन सब का जो एक मिक्सचर है, मिला के इन सबको कल्चर, मतलब जो भी चीजें हमें जनरेशन वाइज आती गई हैं, जो भी चीजें हैं, गुड्स हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज है, जो भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी हमें वैल्यूज दी गई हैं, वो सबको मिला के क्या बनता है? कल्चर बनता है। उन्होंने बोला है मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिप्रोडक्शन, मैरिज जो है रिप्रोड्यूस करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने किनशिप एल्जेब्रा पे भी बात की है, किनशिप एल्जेब्रा, तो किनशिप एल्जेब्रा अगर आएगा तो आपको मेलोनोस्की टिक करना है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके अलावा भी हैं, लेकिन ये जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ बताइए, नेक्स्ट क्लास में मैं उनको सॉल्व करूँगी, समझाऊँगी और अच्छे से। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी रेडक्लिफ ब्राउन की रहेगी, हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट की क्लास रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।